हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? कहाँ तक पहुंचे थे भाई? क्वेश्चन दिए थे, लाओ दिखाओ भाई। घर के लिए दिए थे जो मुझे ही करने होंगे। चलो भाई, कल हम लोग ऊंची ऊंची फेंक रहे थे, मतलब बड़ी बड़ी हाइट पे जाके फेंक रहे थे। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, यही काम किया था अपन ने। अब इसमें हाइट का वैल्यू बहुत ज्यादा था, रेडियस ऑफ अर्थ की रेंज में था। तो इसमें कंसेप्ट बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब कंसेप्ट बताया था कि सरफेस से फेंकें और वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो। अगर वेलोसिटी एस्केप के बराबर हो तो भैया इनफाइनाइट पे पहुंचेगा। इनफाइनाइट पे पहुंचेगा, लेकिन वहां वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। कल बताया था भाई। ठीक है, अच्छा बोला था सरफेस पर वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा हो तो इनफाइनाइट पे तो पहुंचेगा और वहां वेलोसिटी कुछ ना कुछ लेके जाएगा। वो कितनी होगी वो भी बताया था मैंने, है ना? आपको बोला था कि अगर वेलोसिटी एस्केप से कम होगी तो इनफाइनाइट पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन कुछ मैक्सिमम हाइट गेन करेगा और वापस आएगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालना भी मैंने आपको बताया था। अब 4 क्वेश्चन दिए थे, मैंने यही पूछा था सब आपसे। क्या था पहला क्वेश्चन? v बराबर कितना? gm/r। दूसरा कितना था? 3/2 gm/r। 3/2 दिया था। और तीसरा क्या दिया था? 4 gm/r। चौथा क्या दिया था? चौथा कितना? 7/2। अब डाटा देखते अपने को पता लग जाएगा कि इसके साथ क्या होने वाला है। मतलब घर से निकलेगा तभी तुम बता दो कि ये क्या करके आएगा। बातें, हाँ बातें बड़ी बड़ी करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तुम बता दोगे ये क्या करेगा। पहले को देख के बताओ, क्या एस्केप होगा? वापस आएगा? कुछ मैक्सिमम हाइट गेन करेगा और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। अब निकालने के लिए एक तो मैंने फॉर्मूला बना के दिया था, मैंने कहा था याद मत करना, तरीका बताया था, तो तरीके से ही करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन में आओ साहब। सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यही बोलोगे ना साहब? ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना होता है साहब? √gm/r। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे -gm/r। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -gm/r प्लस एच मैक्स। यही तो निकालना है अपने को। ये सॉल्व करो। gm/2r -gm/r सॉल्व करोगे, -gm/2r। राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो -gm/r प्लस एच। आप देखो सॉल्व करेंगे तो एच मैक्स आर आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट आर के बराबर आ जाएगी। अरे भाई, ये मैक्सिमम हाइट आ गया। आपसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट बताइए, तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू किसके बराबर? आर। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्वेश्चन करके लाए हो? अरे ऑनलाइन वालों, विक्टर कहाँ है भाई? जवाब दो। दूसरा बताओ, दूसरी वेलोसिटी को देख के बताओ, क्या ये एस्केप करेगा? कुछ मैक्सिमम हाइट गेन करेगा? वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी, ये सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी प्लस सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। और मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? -gm/r प्लस एच। ये सॉल्व करेंगे साहब, ये 3/4, तो ये ओवरऑल आ गया gmm/4r। gmm/4r इक्वल टू -gmm/r प्लस एच मैक्स। सॉल्व करेंगे तो एच मैक्स कितना आ गया? 3r आ गया। यहां पर एच मैक्स आ गया साहब 3r। आ रहा है? मैक्सिमम हाइट का वैल्यू 3r। अरे आ रहा है। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन को देख के बताओ, क्या ये एस्केप करेगा? तीसरी वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा है। ये एस्केप से ज्यादा है तो एस्केप करेगा। मतलब हमारे फोर्स फील्ड में कहां पहुंचेगा? हमारे फोर्स फील्ड में इनफाइनाइट पे पहुंचेगा। तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू तो इनफाइनाइट आ गया। मैक्सिमम हाइट इनफाइनाइट आ गया, लेकिन इस डाटा को देख के बताओ, इनफाइनाइट पे कुछ वेलोसिटी होगा क्या? वही तो पूछ रहा है, कितना होगा? या तो एक तरीका मैंने फॉर्मूला बना के दिया था कि वी सरफेस स्क्वायर माइनस वी एस्केप स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाओ। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि फॉर्मूला याद मत करो, कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट यही है अपना, वो कल से यही लगा रहे हैं अपन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
सरफेस पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनफाइनाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब क्या बोलोगे, सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्वेश्चन में दिया है ये √4 GM/r। सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, -GMM/r। इनफाइनाइट पर वेलोसिटी वही तो निकालना है, v इनफाइनाइट, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। तो भैया v इनफाइनाइट कितना, हाफ एम कैंसिल कर दो, ये v इनफाइनाइट का वैल्यू कितना आ गया, √2 GM/r। आ रहा है भाई, ये इनफाइनाइट पे वेलोसिटी आ गई। यही दो चीजें तो पूछ रहा है, यही तो दो पूछ रहा है आपसे। आपसे बोला है कि साहब मैक्सिमम हाइट बताओ, इनफाइनाइट, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बताओ, इतना आ गया। अरे कल कराया यार कंसेप्ट यार। ठीक है, चौथा वाला देख के बताओ, क्या ये एस्केप करेगा, एस्केप करेगा, इनफाइनाइट पे वेलोसिटी 0 होगी क्या, कुछ होगी, तो यही निकालना है साहब। तो मैक्सिमम हाइट तो इनफाइनाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट इनफाइनाइट, अब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी निकालना है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये होगा हाफ एम, ये आ रहा है साहब 7/2 GM/r का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, -GM/r, ये होगा साहब हाफ एम वी इनफाइनाइट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। ये सॉल्व करेंगे 7/4 तो ये आ जाएगा साहब 3/2। इनफाइनाइट पर वेलोसिटी होगा √3/2 GM/r होगा भाई। ठीक है भाई, कल से एक ही फंडा समझा रहा हूँ, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, है ना, वही कंसेप्ट अपना, वर्क एनर्जी थ्योरम। बड़ा सिंपल फंडा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। अबे आ रहा है यार। ठीक है भाई, ये तो कंसेप्ट अपने कॉमन है, फॉर्मूले क्या होते हैं कभी याद, चैप्टर के साथ याद रहते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, ये चलते चलते वही काम किया अपन, घूमते घूमते किया साहब, हम तो लुढ़कते लुढ़कते भी किया, और तो और छोटी मोटी हाइट पे भी किया, ऊंची ऊंची हाइट पे कर रहे हैं, वही फंडे हैं। छोड़ने का केस हो, फेंकने का केस हो, वही कंसेप्ट। ठीक है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम घर पे कितना करते हो क्या, अच्छा क्या तो भाई अभी तक हम एक के अट्रैक्शन में थे, क्या एक साथ एक से ज्यादा का अट्रैक्शन हो सकता है, और हम चाहें कि वो 2 का, 3 का, 10 का, जितने का अट्रैक्शन है सबसे फ्री हो जाए, क्या कर पाएंगे। अब एक साथ 2 के अट्रैक्शन से एस्केप करवा पाओगे क्या, अबे आना, कुछ बोलो तुम भाई, मतलब क्या आज मुर्दों की तरह क्यों बैठे हो आज, मतलब ऐसा क्या देख रहे हो कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही आज मतलब मुझे हटा रहे हो, मैं खुद ही चल जाता हूँ, चले जाऊं, तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, अभी क्लास मेरी चल रही है कि किसकी चल रही है, तुम कौन सा अफसोस, कौन सा दर्द लेके बैठे हो, फिजिक्स तो पढ़ लो पहले। मैं नेता लोगों, ज्यादा सोचना बंद करो, पढ़ो, जो चल रहा है वो तो पढ़ो पहले, जो जो चल रहा है उसको तो संभालो चलो आओ भाई। तो अभी तक एस्केप वेलोसिटी हमने निकाला था एक प्लेनेट के लिए, हाइट पे जाके, डेप्थ पे जाके, सरफेस पे जाके। चलो थ्योरेटिकल बात बताओ, कहाँ के लिए ज्यादा था, सरफेस पर, हाइट पर, कि डेप्थ पर, डेप्थ पर। जितनी गहराई पे जाएंगे एस्केप कराने के लिए वेलोसिटी उतना ज्यादा, सरफेस पे उससे कम, हाइट पे जाएंगे तो और कम, बताया था मैंने। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन है वो लेता हूं। एक क्वेश्चन है कि साहब एक के फोर्स फील्ड से नहीं, 2 के फोर्स फील्ड से एस्केप करवाना है, और बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी बताओ। लिखो एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लिखो साहब, मैं फोटो बना देता हूं, देखो। ये साहब दो गोले दिए आपको, इसका मास m1, इसकी रेडियस r1, ये दूसरा मास m2, रेडियस r2, ये रेडियस r2, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस डी हो गई, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया साहब डी। दिख रहा भाई, अरे दिख रहा है। अब बोल रहा है इनके सेंटर पॉइंट पे एक पड़ा हुआ है साहब, फिक्स सेंटर पॉइंट पर, मतलब यहां से भी डिस्टेंस कितना, d/2, और इससे भी डिस्टेंस कितना है साहब, d/2। ये बोल रहा है कि इसको एस्केप करवाओ, यहां से इसको एस्केप करवाओ, तो बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी बताइए साहब।
ये सेंटर पॉइंट पे रखा हुआ है, और ये बताओ एक के अट्रैक्शन में कि दोनों में है? दोनों के अट्रैक्शन से फ्री कर रहा है ना। आज तक तुमने जो किया वो एक के अट्रैक्शन से फ्री किया, अब तुम्हें दो दो के अट्रैक्शन से फ्री करवाना है। बोला बताओ एस्केप वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, एस्केप वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। फोटो देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अबे फोटो देख के क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ओ यस नो कुछ बोलो। हाँ करो फिर, काम वही करोगे जो एक के अट्रैक्शन से फ्री करने के लिए करते थे। जो एक के अट्रैक्शन से फ्री करने के लिए किया है वही दो के लिए करोगे। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना नहीं, नहीं आएगी। यहाँ यहाँ दबाने की स्प्रिंग नहीं आएगी, बहुत आ चुकी है। हो गया कितना? 4G/R m1 + m2। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वो कल से ये लगा रहे हैं यार। वो लगाते लगाते थके नहीं क्या तुम अभी तक? कल से ये लगाए जा रहे हो बात बात में। हाँ, तो इन केसों में लगता ही है यार। अब तुम खुशी खुशी लगाओ या दुखी मन से लगाओ, लगाना तो यही है। ठीक है, तो भैया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां पर? ये सेंटर पॉइंट पर और इनफाइनाइट पर। मैं बोलूंगा सेंटर पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर इनफाइनाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बोलोगे सेंटर पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी किसका, एक का कि दोनों का? दोनों का। भाई दो दो के चक्कर में भाई, तो ये पहले वाले का G m1m/d/2, दूसरे वाले का ये G m2m/d/2। इनफाइनाइट पे जस्ट पहुंचाना है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक के अट्रैक्शन से बाहर निकलना है कि दोनों के? तो दोनों की वजह से जीरो होगी। ये देखो वी एस्केप आ गया भैया, ये वी एस्केप सॉल्व करोगे ये आता है साहब 4G/d। ठीक है, ये 4G/d m1 + m2 आ रहा है भाई। इतनी वेलोसिटी दोगे ना तो ये दोनों के अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा। अच्छा, इससे ज्यादा दोगे तो इनफाइनाइट पे कुछ वेलोसिटी लेके भी जाएगा, लेकिन इससे कम दोगे तो भैया वापस आ जाएगा। अरे कहाँ जाएगा ये, एक के पास दूसरे के पास कि यहीं पे? अब कहीं भी आ सकता है। अबे उस समय की परिस्थिति पे डिपेंड करता है किसका अट्रैक्शन ज्यादा है। अबे हाइट पे जाके किसका अट्रैक्शन ज्यादा है, समझ रहे हो ना? और किधर फेंका है? एक के पास फेंका है, दूसरे के पास फेंका है, कहाँ फेंका है? चलो एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मिटा दूं इसे? अरे इसे मिटा दूं, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लो भाई। इसमें दो गोले दे रहा है साहब, ये गोले का मास है रेडियस r, दूसरा गोला इसका मास 9m, लेकिन रेडियस इसकी भी r है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे रहा है साहब 5r। दोनों गोलों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है साहब 5r, है ना? क्वेश्चन देखो, दो गोले m 9m, रेडियस r, सेंटर के बीच का डिस्टेंस 5r। पहले गोले की सरफेस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये रखा हुआ है पहले गोले की सरफेस पर एक पार्टिकल रखा हुआ भाई। अरे रखा हुआ है, ये बोल रहा है कि बताओ इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी से फेंकें ताकि दूसरे गोले की सरफेस पे पहुंच जाए। बोला मिनिमम कितना वेलोसिटी ताकि दूसरे गोले की सरफेस पे पहुंच जाए। एक की सरफेस पर है और मैं चाहता हूं कि दूसरे की सरफेस पे पहुंच जाए, तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा कि फेंकना पड़ेगा? अच्छा छोड़ूंगा तो क्या होगा? वहीं पड़ा रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा। अभी बोल रहा है कम से कम कितने से फेंकूं ताकि दूसरे पे पहुंच जाए? मतलब मैं मून अर्थ से रॉकेट फेंकूं और मून पे पहुंच जाए, है ना? वापस मून पे वापस अर्थ पे आके ना गिरे। मून से फेंकूं और अर्थ पे आ जाए, वापस मून पे जाके ना गिरे। भावनाएं समझ रहे हो ना, है ना? तो ये बोल रहा है मिनिमम बताओ कितने से फेंकें ताकि दूसरे की सरफेस पे पहुंच जाए। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो। फाइंड आउट मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
minimum velocity of particle if it will reach from one surface, it will reach from surface of first sphere to second sphere, surface of first sphere to second sphere, पहले वाले की सरफेस से दूसरे वाले की सरफेस पे पहुंच जाए। तो बोल रहा बताइए मिनिमम कितने से। अब भैया लगाना क्या है, क्या लगाना है? अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में भी तुम्हें पता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कहां लगाओगे, कहां लगाओगे? दोनों की सरफेस पर। गलत, यही गलती करते हैं बच्चे। याद करो, मैंने रॉकेट लेके अर्थ से मून गया था और वापस भी आया था। एक रॉकेट वाला क्वेश्चन कराया था, जाने में फ्यूल ज्यादा कि आने में ज्यादा, तो याद करो। तो मैं क्या बोलता था, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड वाला पॉइंट क्रॉस कर लो, उसके बाद तुम्हें मेहनत नहीं करनी, वो खींचेगा सामने वाला। तो वही चीज तो है, मिनिमम पूछ रहा है ना तुमसे, कम से कम कितने से फेंके। तो एफ जी जीरो वाला पॉइंट क्रॉस कर लो, उसके दूसरी तरफ जैसे ही पहुंचोगे उसका अट्रैक्शन ज्यादा है, वो अपने आप खींचेगा। उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगाओगे? पहले की सरफेस पर, और दूसरा उस पॉइंट पर जहां पर एफ जी का वैल्यू कितना है, जीरो। मतलब तुम्हें यहां तक पहुंचाना है भैया, यहां तक पहुंचाना है। तो ये सरफेस, ये इनिशियल पॉइंट होगा, है ना, ये पहले का सरफेस, और ये फाइनल पॉइंट होगा। इन दोनों के बीच में लगाओगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बात पकड़ में आ गई? बच्चे क्या करते हैं, यहां और यहां लगा देते हैं, है ना। बोले यहां और यहां, बोले आज तक भी तो ऐसे कर रहे थे, बोले सरफेस पे और इनफाइनाइट पे लगा रहे थे, जहां से निकला जहां पहुंचा। वो यहाँ दो दो का अट्रैक्शन है, और तुम्हें पता है बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जी जीरो होगा, उसके दूसरी तरफ उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो काम करेगा। हम क्यों करेंगे, अपने आप खींचेगा वो। तो हमसे तो मिनिमम बोल रहा ना, मिनिमम कितने से, तो मिनिमम के लिए यहां तक पहुंचा दो बस। तो यहां और यहां लगाओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पहले की सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पहले की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कहां पर, जहां पर एफ जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, जहां पर एफ जी जीरो है। समझ रहे हो भाई? अब काइनेटिक एनर्जी बोलो, काइनेटिक एनर्जी बोलूंगा हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर। मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी किसके अट्रैक्शन में है, एक के या दो के? अरे ये मास एक के अट्रैक्शन में कि दो में? यहां अगर पड़ा हुआ है तो खाली इसका अट्रैक्शन है कि दोनों का अट्रैक्शन है? दोनों का होगा ना। तो इस गोले की तो सरफेस में, गोले का तो कितना होगा, माइनस जी एम बाई आर। लेकिन उस गोले के तो बाहर है, तो उसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, उसके सेंटर से 4r। अरे 4r, ठीक है। तो क्या बोलोगे साहब, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले गोले का मास m, इसका मास m, ये डिस्टेंस कितना r, और दूसरे गोले का मास कितना 9m इंटू m, ये डिस्टेंस कितना 4r। अरे होगा कि नहीं होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक का कि दोनों का? अरे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एक का कि दोनों का? दोनों का तो डिस्टेंस निकालो ना। मैंने डिस्टेंस निकालना तुम्हें सिखाया था, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, तुम याद है? याद रखने का जुगाड़ ही बताया था। m1 से बोलता है तो रूट m1 अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2 इंटू आर, और m2 से बोलता है तो रूट m2 अपॉन रूट m1 प्लस, बताया था यार। तो निकालो r1, निकालो r1 क्या होगा, ये होगा रूट m अपॉन रूट m प्लस रूट 9m इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 5r। ये सॉल्व करो साहब, 5/4 आ रहा है, ये 5/4r, और दूसरे से r2 बोलूं तो वो कितना होगा, ये होगा 5r माइनस 5/4r, मतलब 15/4r। लो भैया r1 r2 निकाल दिया मैंने। आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी बोल दो। अब पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा तो पहले वाले का कितना, पहले वाले का माइनस जी एम एम अपॉन कितना, ये होगा 5/4r। दूसरे वाले का कितना, माइनस जी 9m इंटू एम अपॉन कितना 15/4r। अबे होगा कि नहीं? अबे हाँ कि ना बोलो यार, सॉल्व कर लो, वी मिनिमम आ गया, करो सॉल्व। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कल से ये लगा रहे हैं भैया, ठीक है। बस अब देख लो, कल तक एक के चक्कर में था, आज दो दो के चक्कर में। कल एक के अट्रैक्शन से फ्री किया था, आज दो के अट्रैक्शन से फ्री करवा रहे हैं। कल एक के अट्रैक्शन में फेंकते थे, आज दो के अट्रैक्शन में फेंक रहे हैं। कंसेप्ट वही है अपना, चक्कर अट्रैक्शन एक का हो, दो का हो, तीन का हो, 10 का हो, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, वही वर्क एनर्जी थ्योरम।
करो, सॉल्व करो। अबे तुम दुखी क्यों बैठे हो? क्वेश्चन सॉल्व करो। मरे मरे ऐसे बैठे हो, सब कुछ काम मैं ही कर दूं। मतलब अगर तैयार हो सारे काम मुझसे करवाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। अबे जाग रहे हो तुम? नहीं, मैं कर लेता हूँ, मूड के हिसाब से सब कर लेता हूँ। तुम नहीं करोगे तो मुझे ही करना पड़ेगा ना यार। नहीं थकूंगा, घबरा मत। घबरा मत, नहीं थकूंगा। काम क्या होते हैं, मन से होते हैं, शरीर से नहीं होते। और बहुत सारे काम अनुभव से होते हैं। मतलब शनिवार को ऐसे बैठे होते हो ऐसे मतलब खत्म हो गई बैटरी, एनर्जी की जरूरत है। संडे तुम्हें क्या करना है? संडे पढ़ाई करनी है। अभी क्या संडे, पढ़ाई का काम और क्या काम? तुम एंजॉय करोगे? तुम संडे एंजॉय करोगे? अच्छा। सब्र कर बेटा थोड़ा, आगे खूब मिलेंगे तुझे एंजॉयमेंट। कब? अभी तो तेरी हरकतों पर डिपेंड करेगा, तू कितनी जल्दी मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है। अब वो आगे तेरी कला पे निर्भर करता है। और वहां तू कलाकारी दिखा ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिखाई तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ समय खराब करने का मतलब हाँ, लाइफ खराब करना। वो है तो ज्ञानी आदमी, बाबा आदमी वो। वो क्या ज्ञान इसका सही जगह फिट नहीं होता कई बार, इधर उधर टपकता रहता ज्ञान इसका। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों क्वेश्चन कर रहे हो तुम? हाँ भाई, आशीष कौन है? विपिन कौन है? आशीष विपिन तुम्हारा दोस्त तुम्हें बोल रहा है मैं तो लाइब्रेरी से क्लास कर रहा हूँ। यहाँ लिख रहा है कि उनको बोल दो मैं लाइब्रेरी से कर रहा हूँ। अमितेश, मतलब हद देखो, कम्युनिकेशन की हद देखो। यहीं बैठे हैं। बोले मैं तो लाइब्रेरी से कर रहा हूँ, उनको बोल दो। हाँ भाई, आंसर बोलो जल्दी से। GM/10R। ये V मिनिमम सॉल्व करोगे, ये आएगा साहब √GM/10R। आ रहा भाई? चलो भाई, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक और लो। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लो। एक और साहब एनसीईआरटी का। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो। टू मास M1 M2, टू मास M1 M2 release from infinite, release from infinite, two mass M1 M2 release from infinite in presence of, in presence of mutual gravitational attractive force, mutual gravitational attractive force, mutual gravitational attractive force. Find out, find out velocity of, find out relative velocity, find out relative velocity, relative velocity of M1 M2, relative velocity of M1 M2 at distance, at distance small r, at distance small r.
देखो साहब, एक दूसरे के अट्रैक्शन में छोड़ दिया हमने, तो गिनना है, गिन लो गिन लो। वो अटेंडेंस लगा के नहीं आते तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन समझो, M1 M2 को हमने एक दूसरे के अट्रैक्शन में छोड़ दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा या इंटरनल होगा? इंटरनल होगा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अनचेंज रहेगी। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए एक चलेगा कि दोनों चलेंगे? एक की दोनों, और फाइनली अगर मिलते तो कहां के मिलते? याद आ रहा है? अरे मैंने सेंटर ऑफ मास पढ़ाया यार, है ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो ऐसे केस में एक चलेगा, दूसरे को भी चलना पड़ेगा। एक घूमेगा, दूसरे को भी घूमना पड़ेगा। एक वाइब्रेट करेगा, दूसरे को भी वाइब्रेट करना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। बताओ, एक चल रहा है कि दोनों चल रहे हैं? दोनों चल रहे हैं। अभी बोला कि जब आर डिस्टेंस पे आता है तो रिलेटिव वेलोसिटी बताओ। अब जब ये आर डिस्टेंस पे आता है रिलेटिव वेलोसिटी, देखो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए मुझे दोनों की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, V1 और V2। अब V1 V2 है ना, दो वेरिएबल, तो कम से कम दो कंडीशन चाहिए ना। दो कंडीशन कहां से लाऊं? एक कंडीशन तो यही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा कहां से लाऊं? दूसरा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। अब ये दो कंडीशन लगाऊंगा, दो इक्वेशन बनेगी। अब दो इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करूंगा तो V1 V2 आएगा। ये थोड़ा लेंदी काम हो जाएगा। और जब V1 V2 आएगा तो फिर अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या बोलूंगा? रिलेटिव वेलोसिटी V1 प्लस V2, ऐसे बोलूंगा ना, है ना। V1 V2 निकालने के बाद डायरेक्शन अपोजिट देख के बोलूंगा V1 प्लस V2, ऐसे बोलूंगा ना। ये बड़ा लेंदी काम हो गया भैया, है ना। इक्वेशन बनाना तुम्हें पता है कि मुझे पसंद ही नहीं है। तुम बना रहे होते तो मैं तुम्हें टोकता हूं कि मत बनाओ, है ना। जुगाड़, जुगाड़ और कुछ नहीं, रिड्यूस मास कंसेप्ट। याद करो, रिड्यूस मास कंसेप्ट मैंने बताया था कि भैया जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता उस समय एक चलता है तो दूसरे को चलना पड़ता है, एक घूमता है दूसरे को घूमना पड़ता है, एक वाइब्रेट करता है दूसरे को वाइब्रेट करना पड़ता है। तो इस समय सिस्टम के मास को क्या बोलते हैं? रिड्यूस मास। रिड्यूस मास कंसेप्ट कब लगता है? जब आप सिस्टम का मास लेते हो, सेंटर मास की पोजीशन अनचेंज रहे और आप सिस्टम का मास लेके सॉल्व करो, तो उस समय क्या बोलते हैं? रिड्यूस मास। ठीक है, याद करो, मैंने टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला बताया था स्प्रिंग के लिए। M1 M2 स्प्रिंग से दो मास जोड़े थे, कंप्रेस करके छोड़ा था, उसका टाइम पीरियड 2π√μ/k, याद है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक घूम रहा था कि दोनों घूम रहे थे? क्या था? μr², याद आ रहा है? ये तीसरा एग्जांपल ही आ गया। इस समय क्या है, आप सिस्टम के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। जब सिस्टम के लिए लगाओगे तो सिस्टम का काइनेटिक लोगे, सिस्टम का पोटेंशियल लोगे, और जब सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लोगे तो सिस्टम का मास लोगे ना। और सिस्टम का मास क्या होता है? रिड्यूस मास। तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो साहब, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं, इनफाइनाइट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है, इक्वल टू आर डिस्टेंस पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। किसके लिए? M1 M2 के लिए कि सिस्टम के लिए? सिस्टम के लिए। सिस्टम को इनिशियली छोड़ा था, काइनेटिक एनर्जी जीरो, अरे इनिशियल पोटेंशियल भी जीरो। ये क्या बोलेंगे? हाफ म्यू इंटू वी सिस्टम स्क्वायर। और सिस्टम का वी क्या होगा? ये वी रिलेटिव होगा। पोटेंशियल जी बोलेंगे तो क्या होगा? -G M1 M2/R। होगा कि नहीं होगा? अब हाँ के ना बोलो। ये म्यू का वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो। ये म्यू का वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। म्यू आपको पता है कितना? M1 M2/M1 + M2। कंसेप्ट ध्यान आ रहा ना? रिड्यूस मास कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। कहां लगता है? जहां पर सिस्टम के मास की बात करें और सेंटर मास की पोजीशन अनचेंज रहे। आंसर आता है साहब √2G M1 + M2/R। ये आंसर आ रहा है √2G M1 + M2/R। ठीक है, ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, सिस्टम की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, मतलब ये क्या है, बड़ी आसानी से रिड्यूस मास कंसेप्ट से हो गया। वरना क्या होता? दो इक्वेशन बनानी पड़ती, फिर दो में से एक V1 V2 को V1 की फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ता, फिर V1 आता, फिर V2 आता, फिर मैं रिलेटिव वेलोसिटी में V1 + V2 करता, बहुत लंबा हो जाता। और ये मैंने बताया तुम्हें रिड्यूस मास कंसेप्ट, तो मैंने ही बताया तुम्हें। मैंने उस समय कहा भी था कि ग्रेविटेशन में भी आएगा क्वेश्चन, है ना। ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टेट में भी आता है। वहां दो चार्ज को, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होगा, पास आएंगे, है ना। और दोनों सेम होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। तो वहां पास आने दूर जाने दोनों केस में क्वेश्चन बनता है। यही कंसेप्ट है, यही प्रॉपर्टी है ना। बस वहां पोटेंशियल एनर्जी कौन सी ले लेते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे मेरी बात समझ रहे हो भाई? ठीक है, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ये साहब यहां पर 4 मास रखे हुए हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स पर 4 मास रखे हुए हैं। कल ऐसे क्वेश्चन किए थे अपन ने पोटेंशियल एनर्जी वाले, याद है? अरे 4 का पेयर, 3 का पेयर, 6 का पेयर, याद है? अपन ने तो क्यूब तक के लिए बनाया था। और कल किए थे क्वेश्चन। ये लो, ये 4 मास है साहब,
यहाँ रखे हुए हैं, ये स्क्वायर के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं। बोल रहा है किसी भी एक वर्टेक्स पर जो रखा हुआ है ना, उनको बाकियों के अट्रैक्शन से फ्री करना है ना। अभी तुमने दो के अट्रैक्शन से फ्री करवाया था ना, अरे अभी दो के अट्रैक्शन से एक को फ्री करवाया था ना। अब किसी एक को फ्री करवाना है तो दो के अट्रैक्शन में कि तीन में, बाकी तीन के अट्रैक्शन में होगा ना। तो वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, अभी तक वेलोसिटी पूछ रहा था क्वेश्चंस में, है ना। अभी तक एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा था। ये बोला वर्क डन बताओ, बोले कितना काम करना पड़ेगा। अगर किसी एक मास को बाकी तीन के अट्रैक्शन से मैं रिमूव करना चाहता हूं, एस्केप करवाना चाहता हूं, इसके फोर्स फील्ड से बाहर निकालना चाहता हूं, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो। फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन टू work done to remove any one mass, to remove any one mass from force field, from gravitational force field of another mass, gravitational force field of another mass। किसी एक मास के फोर्स फील्ड से बाहर निकालने के लिए, है ना, वर्क डन पूछ रहा है कितना होगा। वर्क डन आपसे पूछ रहा है, किसी भी एक को बाहर निकालना है साहब। अब आ जाओ साहब, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, अपना एक ही काम था, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलो। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोलते हो? एक्सटर्नल वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। मुझे बताओ यहां रास्ते में मीडियम का फ्रिक्शन विक्शन है क्या? नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 होगा कि नहीं? साथ में मुझे बताओ यहां पर तुम सिर्फ ऊपर लेके जा रहे हो या दौड़ा रहे हो? अरे सिर्फ इसके फोर्स फील्ड से रिमूव कर रहे हो कि दौड़ा रहे हो? सिर्फ रिमूव कर रहे हो। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहे हो क्या? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। तो वर्क डन किसके बराबर? एक्सटर्नल वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। किसका साहब? सिस्टम का। तो पहले तो क्या थे? 4 4 थे। बाद में जब एक हट जाएगा तो क्या बचेंगे? 3 बचेंगे ना। अब पहले 4 4 थे, एक हट जाएगा तो कितने बचेंगे? 3। तो पहले 4 के सिस्टम के लिए 6 पेयर बनेंगे और 3 के सिस्टम के लिए कितने पेयर बनेंगे? 3। निकाल लो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। है ना, कल निकालना सिखाया मैंने, अबे कल ही सिखाया मैंने, अबे कल तुमने अपने हाथों से निकाला है, अबे मैंने निकलवाया तुमसे। तो याद करो कल का क्वेश्चन, है ना। फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वर्क डन आ गया सा। भाई फाइनली 3 मास होंगे और इनिशियली 4 मास थे। अबे मुझे बताओ ना, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो छेड़छाड़ किया वो तुमने ही तो काम करके किया ना। तो अब देख लो, फाइनली 3 होंगे तो 3 का पेयर बनेगा। अबे 3 की वजह से कितने पेयर बनेंगे बोलो? अरे फाइनली एक को हटा दो, ये 3 बचे, कितने पेयर बनेंगे? 3 बनेंगे। बताओ पोटेंशियल एनर्जी 3 पेयर है ये वाले, तो कौन कौन से? एक इन दोनों का, एक इन दोनों का, एक इनका। बोलो ये ए वाले तो 2 हैं और √2a वाला 1 है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे भैया 2 तो पेयर कौन से? ए वाले। और भैया एक पेयर कितने वाला? एक पेयर √2a वाला। मानते हो भाई? ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ गई? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कितने थे? 4 थे। कितने पेयर? अरे इनिशियल 4 थे, 6 पेयर। कौन से 6? 4 तो ये ए वाले, अबे 4 तो ए वाले, और 2 कौन से वाले? √2a वाले। लो साहब, 4 तो ए वाले, 4 पेयर तो ए वाले और 2 पेयर √2a वाले। अबे याद करो, कल पोटेंशियल एनर्जी निकाली तुमने यार। अबे तुमने क्यूब तक को नहीं छोड़ा था कल, है ना। आज कैसे घबरा रहे हो तुम? तो कल क्यूब की भी निकाली थी तुमने तो। अब 28 पेयर बना लिए थे तुमने कल, कल 28 पेयर बना लिए तुमने। हाँ, ऐसा कर सकते हो, मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में करते हो ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ हाँ हाँ, मुझे बोलने थे यार, मैं अभी एक ये कर लूं, फिर दूसरा मेथड पे आता हूँ ना। बोलता हूँ, वो भी बोलता हूँ, और बात सारी बातें बोलता हूँ, है ना। मैं वो बात पहले बोलता हूँ जो सब जगह फिट होती है। छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, है ना। इतने दिनों से, इतने दिन हो गए यही काम कर रहा हूँ। कोई दिन खाली नहीं होगा जिस दिन मैंने ये काम नहीं किया होगा। जिस दिन ये काम नहीं करता हूँ मैं, उसे लगता है कि भाई कुछ अधूरा है। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ो। मैं ये जो मैं लाइन बोलता हूँ, मैकेनिक्स खत्म कर देता हूँ, इसमें पूरी डायनेमिक्स। चलते चलते भी यही होता है, घूमते घूमते भी वही होता है, लुढ़कते लुढ़कते भी होता है, छोटी मोटी हाइट हो तो भी होता है, बड़ी बड़ी हो तो भी वही होता है।
ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो। कितना, इसको सॉल्व कर लो। कितना, ये 2 है, 4 है, तो 2 बचेंगे। ये बचेगा 2 तो कितना, 2 तो GM स्क्वायर बाय कितना ए। ये 1 है तो वो भी 1 बचेगा। ये प्लस क्या बचेगा, 1 GM स्क्वायर अपॉन रूट 2 है। आ रहा है ना। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका सुनो। अब दूसरा तरीका भी सुन लो यार। इलेक्ट्रोस्टेट में तुम बोलते हो ना, किसी के फोर्स फील्ड में से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो वर्क डन बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा बोलते हो ना। या वर्क डन बराबर होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले यहां पर इसके इस पॉइंट पर इन तीनों का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, और बाद में तीनों कहां पहुंच जाते हैं, ये कहां पहुंच जाता है, इनफाइनाइट। तो बाद में तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। पहले इस पॉइंट पर तीनों का, बाद में तीनों का कितना हो गया, इनफाइनाइट। वो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, यही आंसर आएगा। अब यही आएगा। पोटेंशियल बोल के देखो, बोलो पोटेंशियल इस पर पोटेंशियल बोलो, उसका कितना, माइनस GM बाय इसका, माइनस GM बाय उसका, ये यही आंसर है। देखो अब यही है, देखो ऐसे भी कर सकता हूं। वर्क डन बराबर मास इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना होगा, 0। इनिशियल बोलो तो कितना, इस पर बोले तो उसका कितना, ये उसका होगा माइनस GM बाय ए। अरे उसका कितना होगा, माइनस GM बाय ए। अरे एक और का होगा तो माइनस GM अपॉन रूट 2 है। अबे होगा कि नहीं, ये देखो वही आंसर है। ये M से मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर है। देखो देखो वही आंसर है। अरे वही आंसर है। अरे है भाई, अरे है यार। चलो एक और लो साहब, एक और क्वेश्चन लो। लो साहब, आज से पहले हमने बाल्टी खींची थी पानी से भरी हुई, ऊपर पानी को चढ़ाया भी था। पर पानी छोड़ो, हमने बहुत कुछ चढ़ाया था ऊपर, लेकिन जो भी चढ़ाया था वो छोटी मोटी हाइट चढ़ाई थी। अब हम बाहुबली हो चुके हैं, अब हम बड़ी बड़ी हाइट चढ़ाने लगे हैं। लो साहब, ये H हाइट तक चढ़ाना है साहब। ये अर्थ की सरफेस से H हाइट तक किसी को चढ़ाना है। बोला वर्क डन बताओ। ये बोल रहा है एक्सटर्नल वर्क डन बताओ, कितना काम करना पड़ेगा अर्थ की सरफेस से H हाइट तक ले जाने में, कितना काम करना पड़ेगा, है ना। आज से पहले हम टेबल से बुक उठा के बुक शेल्फ में रखते थे। MGH काम बोलते थे, MGH ऐसे ही बोलते थे ना। अब MGH करते थे यार। छोटी मोटी हाइट थी, अब हम बड़ी बड़ी हाइट बनाने लगे। हाँ नहीं, अब बहुत ऊपर तक उठा के लेके जाने लगे। बोला काम बताओ कितना करना पड़ेगा। बोला वर्क डन बताओ कितना करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ रहे हो ना भाई, अगर क्वेश्चन समझ रहे हो। बेटा दूं, एक बच्चा बोल रहा है पिछले वाले में V फाइनल 0 कैसे हो गया। अगर हमने इनफाइनाइट पे पहुंचा दिया तो इनफाइनाइट पर इन तीनों का पोटेंशियल 0 हो गया, इसलिए पिछले वाले में V फाइनल 0 हो गया। हाँ भाई बताओ साहब, क्या इसको दौड़ाना है क्या ऊपर, सिर्फ उठा के ले आना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। रास्ते में कोई मीडियम का फ्रिक्शन है क्या, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0, यानी वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल। ये वर्क डन बराबर क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल H हाइट पर, इनिशियल सरफेस पर, है ना। अब H हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी बोले तो कितना, ये होगा माइनस GM अपॉन R प्लस H। सरफेस पे बोले तो कितना होगा, माइनस GMM बाय R होगा भाई। अब अगर एक्सटर्नल वर्क डन बोले तो देखो GMM कॉमन आ गया, ये होगा 1/R माइनस 1/R प्लस H होगा भाई।
अब यहां से इसको सॉल्व करता हूं तो देखो ये GMM, एलसीएम के बाद क्या बचेगा, ये H, नीचे ये R² कॉमन लूंगा तो 1+H/R हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप देखो ये GM/R² जो है ये अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन होता है, तो वर्क डन कितना आ गया, ये वर्क डन आ गया mgh अपॉन कितना 1+H/R। आ रहा है भाई, इतना काम करना पड़ेगा आपको, इसको उठाने में इतना काम करना पड़ेगा। आज तक हम mgh काम करते थे, अब ये mgh होगा या कुछ और होगा? ये mgh कब होता था? अरे mgh कब होता था? हाँ, जब h कम हो, h लेस देन r हो, तो इस केस में क्या होता है, ये h/r को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आंसर क्या बोलते हैं, mgh। तो आज के बाद भी करेंगे भैया, ये थोड़ी कि वहां एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ आता है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ थोड़ी आता है, हाइट देकर के बोलता है वो, तो हाइट देख के डिसाइड कर लेंगे अपन को क्या लगाना है। अगर ये h लेस देन r है तो ऐसे केस में h/r क्या बोलूंगा, लेस देन 1, वर्क डन कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा साहब mgh, ये mgh आ जाएगा, ये mgh। छोटी मोटी हाइट है तो mgh, और बहुत बड़ी बड़ी हाइट है तो mgh/1+H/R। कर लोगे भाई? अरे हो जाएगा। तो अब जितने तरह के केस बन सकते हैं, छोड़ने, गिराने, फेंकने, टपकाने, सब बना दिए मैंने। एक के फोर्स फील्ड में बना लिए, दो के फोर्स फील्ड में, तीन के अट्रैक्शन से फ्री करके देख लिया अपन ने, काम कर निकाल के देख लिया, वेलोसिटी निकाल के देख लिया, जितने तरह की पॉसिबिलिटी बनती है सब देख ली। ठीक है, अब हम सैटेलाइट पे आएंगे साहब, ऑर्बिटल मोशन। अब हम क्या करेंगे, सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। छोटे मोटे काम कर लिए अपन ने, बड़े बड़े काम करेंगे। आओ साहब, ऑर्बिटल मोशन पे आ जाओ। अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल मोशन। हाँ भाई, ऑर्बिटल मोशन पे आ जाए भैया। अब मान लिया ये कोई अर्थ है या कोई प्लेनेट है, इसका कोई सैटेलाइट है। सैटेलाइट किसको बोलते हैं जानते हो? जो किसी के अट्रैक्शन में चक्कर लगाए। अगर कोई किसी के अट्रैक्शन में चक्कर लगाता है ना, वो डिपेंड करता है तुम कितनों के चक्कर लगाते हो, किस किस के सैटेलाइट हो। अच्छा, एक बात क्लियर कर लेना, ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ये एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होता है। ये अट्रैक्शन दो तरफा होता है। मैक्सिमम चक्कर लगाने वाले अट्रैक्शन जो तुम समझ रहे हो वो एक तरफा होते हैं। ये हम एक तरफा नहीं, दो तरफा। ये यहाँ पर अगर मैं अर्थ का सैटेलाइट बोलता हूँ ना, तो अर्थ भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। इनकी मर्जी दोनों की है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती चक्कर लगा रहा है, सामने वाला रिपेल कर रहा है, सामने वाला देख ही नहीं रहा, फिर भी वो चक्कर लगाए, है ना। वो मैं आपको बता दूं, ओवरऑल क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, 0। ये तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं, सेंटीमीटर का वर्क डन 0 होता है। चलो ग्रेविटेशन पे लौटे। अब इसमें क्या क्या पूछता है इसमें, ये बोलता है कि चक्कर लगाता है ना, तो इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। ये बोलता है कि साहब टाइम पीरियड बताइए कितना होगा। ये बोलता है कि साहब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, टोटल एनर्जी कितनी, ये सब पूछा जाता है ऑर्बिटल मोशन में। अब देखो, कुछ नहीं बोला जाए ना तो पाथ हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा। वास्तव में जो पाथ होता है ना वो इलिप्टिकल होता है। ये इलिप्टिकल पाथ की बात शुरू की थी केपलर ने। जब तक केपलर का जिक्र नहीं चले, पाथ क्या मान के चलना है, सर्कुलर, है ना। 90% केस में कुछ बोलेगा ही नहीं, नहीं बोलेगा तो क्या मानना है, सर्कुलर। बिल्कुल वैसा केस जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, और बाद में सोमरफील्ड का नाम ले लेते हैं। जैसे सोमरफील्ड का नाम लेते हैं, बोलते हैं पाथ क्या हो गया, इलिप्टिकल। वैसे जब तक केपलर का नाम नहीं लोगे ना, तो हम पाथ क्या मान के चलेंगे, सर्कुलर। जैसे ही केपलर का नाम आएगा, पाथ कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल। चलो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखो, ये अगर चक्कर लगा रहा है तो मुझे बताओ, ये अगर चक्कर लगा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स इस पे होगा कि नहीं होगा। अरे घूमने घुमाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कौन घुमा रहा है, देखते थे कि नहीं, बताओ। मैं दो जगह बैठ करके तुम्हें दिखाता हूं, एक मैं सैटेलाइट में बैठ करके दिखाता हूं, एक मैं तुम्हें अर्थ पे बैठ के दिखाता हूं। मैं सबसे पहले अर्थ पे बैठता हूं साहब। अगर मैं अर्थ पे बैठ करके सैटेलाइट के बारे में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं न्यूटन न्यूटन बोलूंगा कि शूडो शूडो बोलूंगा। अर्थ पे बैठ करके उस सैटेलाइट के बारे में बोलूंगा तो न्यूटन न्यूटन की शूडो शूडो, न्यूटन न्यूटन। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल, है ना। अब सेंट्रीपिटल मैं अर्थ पे बैठ के क्या बोलूंगा, अगर ये घूम रहा है तो कोई ना कोई घुमा रहा होगा,
घुमाने के लिए कोई ना कोई सेंटीमीटर फोर्स दे रहा होगा, और वही देगा जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होगा। बताओ सेंटर की तरफ नेट फोर्स कौन सा है? सेंटर की तरफ नेट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी मैथमेटिकली क्या बोलोगे? मैथमेटिकली बोलोगे साहब यहाँ पर एफ जी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये तुमने कहाँ बैठ के बोला? कहाँ बैठ के बोला? अर्थ पे, उस सेटेलाइट पे बैठो, सेटेलाइट पे बैठो। सेटेलाइट साहब घूम रहा है, घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये यहाँ पर इसके पास फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? एक्सेलरेशन है कि नहीं है? एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल मतलब क्या बोलना है? न्यूटन न्यूटन की शूडो शूडो, सेंट्रीपिटल की सेंट्रीफ्यूगल, अंदर की बाहर बाहर। इस सेटेलाइट पर बाहर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल, है ना, वो इसको बाहर की तरफ खींचेगा, है ना। क्या ये बाहर जा रहा है क्या? यानी कोई ना कोई इसको संभाल रहा है। कौन संभाल रहा है? एफ जी। कौन संभाल रहा है? यानी क्या बोलूंगा यहां भी मैथमेटिकली बोलूंगा एम वी स्क्वायर आर बराबर एफ जी। मैं तुम्हें बार बार बोल चुका हूं, आंसर सेम आते हैं, अंदर बैठ के निकालो या बाहर बैठ के निकालो, आंसर क्या आते हैं? सेम। मैं नॉन नेशनल के जमाने से बोल रहा हूँ तुम्हें यार, है ना। अंदर बैठ के निकालो या बाहर बैठ के निकालो, आंसर सेम आते हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है। अंदर बैठ के सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल और बाहर बैठ के सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल, आंसर दोनों से सेम आएगा कि नहीं आएगा? चलो पहले यहां बैठ के बात करो, आओ बैठो, इसके अंदर बैठो। अब इसके अंदर बैठता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? मैं सेंट्रीपिटल बोलता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल? अबे अंदर की बाहर कितना? एम वी स्क्वायर अपॉन आर बोलूंगा कि नहीं? इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको एफ जी बैलेंस करेगा, करेगा कि नहीं? इसको पकड़ो तो इस पर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ फोर्स बराबर है, तो बताओ इस पर नेट फोर्स जीरो हुआ कि नहीं हुआ? इस पर नेट फोर्स जीरो हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अंदर जी इफेक्टिव क्या होगा? जीरो। ये फोर्स कौन सा? नेट फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर भैया ग्रेविटी फ्री कंडीशन मिलेगा। जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होंगे उनके अंदर जी इफेक्टिव का वैल्यू जीरो होगा। जी इफेक्टिव जीरो होगा मतलब वेटलेसनेस कंडीशन मिलेगी। लेकिन एक काम की बात सुन लो, यहां पर जी इफेक्टिव जीरो होगा कि ग्रेविटी जीरो होगी? अरे ग्रेविटी थी कि नहीं थी? तभी तो चक्कर लगा रहा था। ये बिल्कुल लिफ्ट जैसा केस है, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट जैसा केस है। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के केस में ग्रेविटी होती थी, लेकिन अंदर जी इफेक्टिव क्या होता था? यहां भी ग्रेविटी है लेकिन अंदर जी इफेक्टिव क्या है? अर्थ के सेंटर वाला केस तो बिल्कुल ही अलग है। अर्थ में मैंने तीन एग्जांपल दिए थे जहां पे ग्रेविटी फ्री कंडीशन थी। एक अर्थ का सेंटर, एक फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट और फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट दोनों जगह पर ग्रेविटी होता है, लेकिन अंदर जी इफेक्टिव कितना होता है? जीरो। लेकिन वो अर्थ के सेंटर पर तो ग्रेविटी नहीं होता। अरे वहां जी इफेक्टिव जीरो होता है कि ग्रेविटी होता ही नहीं है? हाँ, तो तीनों केस में डिफरेंस है कि नहीं है? सिमिलर केस कौन से हैं? फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, मतलब ये केस किसके सिमिलर है? अर्थ के सेंटर वाले केस के या फ्रीली फॉलिंग के? ठीक है। अच्छा अब एक और बात सुनना भाई, अर्थ भी तो सन का सैटेलाइट है। अबे अर्थ भी तो चक्कर लगा रही है। वो जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन में चक्कर लगाया उसको सैटेलाइट बोलते हैं ना। तो अर्थ भी तो सन का सैटेलाइट है। अर्थ पर जी इफेक्टिव जीरो क्यों नहीं है? अबे यहाँ जी इफेक्टिव जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अबे 10⁻22 kg, तो अर्थ की ग्रेविटी इफेक्टिव है। वो बेचारे गरीब सैटेलाइट का मास कितना होता है? 100 किलो 200 किलो। उस सैटेलाइट का मास होता है 100 किलो 200 किलो। अब 100 200 किलो में काहे की ग्रेविटी? ना के बराबर ग्रेविटी, इसलिए उसके अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर ग्रेविटी फ्री कंडीशन मिलेगा। अर्थ भी सन का सैटेलाइट है, अर्थ भी सन के चक्कर लगाता है। मेरे ऊपर देखा जाए तो सन का ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस हो रहा है, लेकिन मेरे पास जी इफेक्टिव जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सन का और सेंट्रीफ्यूगल का मामला तो कैंसिल हो गया, अर्थ का ग्रेविटी है कि नहीं है? वहां पर सैटेलाइट का ग्रेविटी ना के बराबर है, इसलिए क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जी इफेक्टिव क्या मिलेगा? जीरो। है ना। तो बनाओ इसमें पहला पॉइंट लिखो। यहां बोलूंगा जी इफेक्टिव जीरो, मतलब क्या बोलूंगा? ग्रेविटी फ्री कंडीशन, ग्रेविटी फ्री कंडीशन। ये अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस हो गया सब आर, मतलब सर्कुलर पाथ का रेडियस आर हो गया भाई। इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस आर, अगर हाइट एच बोल दें, अगर हाइट एच बोल दें तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा? ये आर प्लस एच हो जाएगा। ये अर्थ का मास, ये मास ऑफ अर्थ, वो मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ। समझ पा रहे हो ना डाटा? आर आर अर्थ की रेडियस, वो स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस, आर प्लस एच। ठीक है, तो नोट डाल लो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो। बना लिया? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, समझ रहे हो मेरी बातें? अरे मेरी बातें पकड़ में आ रही हैं? अरे मुझे पकड़ पा रहे हो?
मतलब तू मुझे कुछ करना चाह रहा है? ऐसे शौक नहीं भाई। बना लिया साहब? अरे बन गया। लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो। लिख लो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, in a artificial satellite, in a artificial satellite, gravity free condition is observed. Gravity free condition is observed. It is similar to, it is similar to freely falling lift. It is similar to freely falling lift. It is similar to freely falling lift. समझ रहे हो? अर्थ के सेंटर से अलग क्यों है, इसको समझ गए ना? अच्छा, अब पहला बोलते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी बताओ। ये वीओ बताओ साहब। पहला बोलता है ऑर्बिटल वेलोसिटी बताइए। अब मैंने कहा ना, घूमने घुमाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, कौन घुमा रहा है। सर्कुलर मोशन के जमाने में मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए तुम्हें। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में घुमाया, मैंने रस्सी के टेंशन से घुमाया, मैंने मैग्नेटिक फोर्स में घुमाया, अब हर जगह घुमाया। जहां भी घूमता था अपन क्या क्या ढूंढते थे, कौन घुमा रहा है बताओ। सेंटीमीटल फोर्स किसने दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये क्या बोलूंगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्या बोलेंगे, जी मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ऐसा बोलोगे ना साहब। ये अर्थ ले लो या प्लेनेट ले लो भैया, अपन तो यूनिवर्स में सबकी टेंशन करने वाले लोग हैं, है ना भैया। कोई भी अपना नहीं हो, किसी और का सैटेलाइट हो, भाई जरूरी थोड़ी कि अपना ही सैटेलाइट हो, किसी दूसरे का भी तो हो सकता है ना। अब दूसरे का है तो वहां ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी हम पता लगा लेते हैं। और साहब ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिजल्ट आएगा रूट जी मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाय आर। ये आर क्या होगा, आर प्लस एच। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में चक्कर लगाने वाले का मास आ रहा है या चक्कर लगवाने वाले का? लगाने वाले का कि लगवाने वाले का? हाँ, लगवाने वाले का मास आ रहा है। अबे अर्थ का मास आ रहा है, वो जो चक्कर लगा रहा है उसका नहीं आ रहा। समझ रहे हो? ये अर्थ के बहुत चक्कर लगाते हैं, होता ना, चक्कर तो भारी के ही लगते हैं ना। अब वो ये इसी के मास पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, उस सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ, अब इसमें एक डाटा दूं मैं, अर्थ की सरफेस के आसपास जाओ भाई, मैं बोलूं कि साहब एच बहुत कम है, एच बहुत कम है, एच लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन आर, है ना, जीरो मान लो इसको, ये जीरो मान लो। नियर अबाउट अर्थ सरफेस, ऐसा बोले कि नियर अबाउट अर्थ सरफेस चक्कर लगाता है, लेकिन सरफेस के आसपास चक्कर लगाता है, मतलब मैं एच को क्या मान रहा हूं, नेग्लिजिबल मान रहा हूं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी? ये होगी साहब रूट जी एम बाय आर। अबे होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, ये होगी रूट जी एम बाय आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम अपॉन आर। ये एस्केप वेलोसिटी का 1/√2 टाइम्स है ना। यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर ये प्लेनेट अर्थ है, ये प्लेनेट अर्थ है, तो इसके लिए ये जो वैल्यू आती है ना, ये आती है साहब 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। पहले मैं इसको एस्केप से कंपेयर कर दूं, ये वेलोसिटी जो आता है, ये आता है वी एस्केप डिवाइड बाय 1/√2। एक तो एआईपीएमटी में ये क्वेश्चन आया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का रेशियो, तो 1/√2। अरे 1/√2, अच्छा रुको, थियोरेटिकल क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर। एक सैटेलाइट है, उसको मुझे एस्केप करवाना है ना, अर्थ की सरफेस के पास में कोई सैटेलाइट है, मुझे उसको एस्केप कराना है, तो क्या करना चाहिए? उसकी वेलोसिटी को कितने टाइम्स करना चाहिए? कितने टाइम्स? देखो √2 टाइम्स कर दो भैया, है ना, ये देखो इतनी है, ये अंदर अंदर 2 और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एस्केप के बराबर हो जाएगी ना, यानी वेलोसिटी √2 टाइम्स कर दो। वेलोसिटी √2 टाइम्स कर दो मतलब काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो, और वेलोसिटी √2 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, डबल होगा ना, है ना। 5 पॉइंट बनते हैं, ढंग से सुन लेना। वेलोसिटी को √2 टाइम्स कर दो, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो, वेलोसिटी को 41.4% बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी को 100% बढ़ा दो, या जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले से थी उतनी और दे दो, तो वो एस्केप कर जाएगा। एस्केप करने की कंडीशन बता रहा हूं, किसके लिए? दुनिया में सबके लिए कि सैटेलाइट के लिए? किसी भी सैटेलाइट के लिए कि अर्थ के पास वाले? अर्थ की सरफेस के पास वाले सैटेलाइट को एस्केप करवाना है। पहला पॉइंट वेलोसिटी √2 टाइम्स, दूसरा 41.4% बढ़ा दो, तीसरा काइनेटिक एनर्जी डबल कर दो, चौथा काइनेटिक एनर्जी को 100% बढ़ा दो, पांचवा जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास पहले से थी उतनी काइनेटिक एनर्जी और लाके दे दो, तो सैटेलाइट क्या कर जाएगा? एस्केप कर जाएगा।
ये एस्केप करने की कंडीशन है। ये दोनों क्वेश्चन अपने आईपीएमटी में आए हुए हैं, है ना। एक तो ये रेशो पूछा गया और दूसरा ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो पूछा गया। तो यहाँ नोट डाल लो, पॉइंट लिखो पहले। बना लिया फॉर्मूला? फॉर्मूला बना लिया, लिख लो। इफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट becomes root 2 times becomes root 2 times becomes root 2 times root 2 times or velocity increases 41.4%. Velocity increases 41.4%. 41.4%. or kinetic energy becomes double kinetic energy becomes double kinetic energy becomes double or kinetic energy increases 100%. Kinetic energy increases 100%. Kinetic energy increases 100%. 100% or extra energy equal to magnitude of kinetic energy is provided. Equal to magnitude of kinetic energy is provided. Then satellite escape from planet. Satellite escape from planet. 5 पॉइंट बोले। वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स, वेलोसिटी 41.4% बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दो, काइनेटिक एनर्जी को 100% बढ़ा दो, या जितना काइनेटिक एनर्जी पहले था उतना और दे दो। अगर ऐसा काम करोगे तो ये सैटेलाइट क्या करेगा? एस्केप कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं अर्थ के लिए बात करने जा रहा हूं। अगर अर्थ के सरफेस के पास का कोई सैटेलाइट है ना, ये अर्थ का है, अर्थ के लिए h बराबर 0, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट g मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। ये आंसर आता है साहब 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। डाटा लिख लो भाई। अर्थ की सरफेस के पास का कोई सैटेलाइट है ना, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का डाटा लिख लो, है ना। अच्छा, अब एक और बात बताओ, थ्योरेटिकल बात बताओ, जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो ये मैक्सिमम है भैया। कोई बोलता है ना इससे ज्यादा वेलोसिटी का हमारे पास सैटेलाइट है, सच बोलता है झूठ बोलता है? हाँ, ये भी कब है? जब अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पास में चिपक के चल रहा हूं, है ना, थोड़ा बिल्कुल चिपक करके, एच का वैल्यू नेग्लिजिबल, तो होगा ये, है ना। मतलब मालूम पड़ा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से टकरा गया। अरे समझ रहे हो? अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो? है ना, इससे ज्यादा वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। दूसरा आता है साहब टाइम पीरियड, ये बिठा दूं भाई। सेकंड बोलता है साहब रोटेशन का टाइम पीरियड, चक्कर लगाने का टाइम। अब टाइम पीरियड समझते हो ना, एक चक्कर लगाने के टाइम को टाइम पीरियड बोलोगे भाई। कैसे निकालोगे? अबे कैसे निकालोगे टाइम पीरियड? अबे कैसे निकालोगे? अबे शनिवार को के मरे हुए लोगों, क्या बोलूं तुम्हें, मरे हुए बैठो बिल्कुल आज तो ऐसे ऐसे बैठो, मतलब आज दो तो क्लासें तुम्हारी आज, उसमें तुम्हारी एनर्जी मतलब कहाँ 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 टपका के आते हो, किस जगह, मतलब समझ नहीं आता मेरे को, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन स्टोर कर रखी है। अच्छा, तुम्हारा कंसेप्ट सही करो, है ना। ये क्या मतलब, काम के लिए एनर्जी नहीं, काम के लिए मन होना चाहिए। हम एनर्जी आती है अंदर, खूब होती है, अंदर बहुत होती है। नहीं नहीं होती है भैया, तुझे पता नहीं है। मतलब क्या होता है, जहां चाहा वहां रहा। आप कोई काम करने की सोच लो तो हो जाता है। तुम देखो एकदम मरे हुए लोग, बिल्कुल मरे हुए।
अपन ये सोच के बैठ रहे कि यार की एनर्जी नहीं है, थक गया मैं तो, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो पहले भी नहीं कर पाया था, है ना, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो कभी नहीं कर पाओगे। और तुम सोच लोगे कि नहीं मुझे करना है, मैं ही कर सकता हूँ, तो आराम से करोगे। पहले सोच होनी चाहिए, किसी भी काम की पहले सोच होनी चाहिए। आदमी हारता बाद में है ना, मैदान पहले छोड़ देता है ना, वो पहले हार जाता है। अधूरे मन से जो लगा रहता है वही ऐसे सोच के लगा रहता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, है ना, मैं तो पिछले साल भी नहीं कर पाया था, मैं तो आखिरी में आके पिछले साल ही भटक गया था, पता ही नहीं चलता अचानक से क्या हो जाता है ना। वो नेगेटिव थॉट हटाओ, है ना, अगर सोचोगे कि करने की तो आराम से करोगे। मतलब सारे काम, धरती के सारे काम होने के लिए हुए हैं और सब करते हैं, तुम भी करोगे, है ना। अभी अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर विचार करो, अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो भाई पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो अपनी लाइफ की, पहले प्रायोरिटी देखो कौन सा काम पहले। ऐसे थोड़ी होता है कि तू डॉक्टर बन गया और तेरा मूड नहीं है ऑपरेशन करने का, मरीज आ गया सामने, बोले नहीं भैया आज मूड नहीं है, जा, आज नहीं भैया, आज तो मैं कुछ और ही करूंगा, है ना। है ना, क्लास पढ़ाते पढ़ाते मेरा मूड हुआ, नहीं भैया जाओ तुम, ये ले फर्जी आदमी। चलो आओ समझो, तो टाइम, हाँ हाँ समझो समझो, टाइम पीरियड होगा एक चक्कर लगाने का टाइम। अबे तुम्हें जगाना पड़ रहा है आज बार बार, एक चक्कर लगाने में ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोलोगे ना। हाँ, अब डिस्टेंस कितनी है साहब बोलो, 2 पाई आर, और स्पीड ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होगी, ये होगा 2 पाई आर अपॉन वी नॉट, है ना। अब इसमें वी नॉट का वैल्यू बोले तो ये होगा √GM/R, आज ही निकाला तुमने। तो टाइम पीरियड कितना बना, ये बना साहब 2 पाई अपॉन √GM, R की पावर कितना 3/2। अरे बन रहा है भाई, इसी को ऐसे लिखते हैं T² इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर कितना 3, इसी को ऐसे लिखते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इलिप्टिकल पाथ की सर्कुलर पाथ, है ना। अच्छा इसमें भी देखो, ये जो M आ रहा है किसका मास आ रहा है, ये M किसका, चक्कर लगाने वाले का कि लगवाने वाले का, मतलब अर्थ का आ रहा है कि सैटेलाइट का आ रहा है, अर्थ का आ रहा है। मतलब अब मैं बोलूं कि एक ही ऑर्बिट है, उसमें 2 सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं, एक का मास M, एक का मास 100 M, एक हल्का एक भारी, क्या टाइम पीरियड अलग अलग होगा क्या। अगर R सेम है और जिसके चक्कर लगा रहा है वो प्लेनेट सेम है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, सेम। टाइम पीरियड चक्कर लगाने वाले के मास पे डिपेंड नहीं करता, उसके मास पे डिपेंड करेगा ही नहीं। अच्छा वेलोसिटी भी नहीं करता था। अच्छा अब इसमें हाइट की फॉर्म में एक फॉर्मूला बना के देता हूं आपको, ये R कितना है, R+H है कि नहीं है, ये होगा साहब 2 पाई अपॉन √GM, ये होगा साहब R+H की पावर कितना 3/2। GM कितना है, GM बराबर बोलते हैं साहब GR², अभी बोलते हैं कि नहीं। ये देखो ऊपर से R कॉमन ले लो, ऊपर से R कॉमन लेता हूं, ये 2 पाई अपॉन √G × R, ऊपर से R कॉमन लें, ये 3/2, ये होगा 1+H/R की पावर 3/2। ये देखो मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर बना 2 पाई√R/G इंटू 1+H/R की पावर 3/2। ये भैया हाइट दे तो मैं एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं तुम्हारा काम आसान करने के लिए। रुको, ये बताओ 2 पाई√R/G कितना होता था, 84.6 मिनट, है ना। ये 84.6 मिनट, सीधे एच रखोगे आंसर आ जाएगा, है ना। अगर अर्थ का कोई सैटेलाइट है, अर्थ का कोई सैटेलाइट है, तो अर्थ के लिए ये होता है साहब 84.6 मिनट इंटू 1+H/R की पावर कितना 3/2। सीधे इसमें हाइट रखो आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला बना दिया मैंने तुम्हारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधे हाइट रखो इन टर्म्स ऑफ R, H बराबर R/2, R/4, R2, R6, R जो भी देगा वो इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, कुछ सैटेलाइट के लिए मैं डायरेक्ट आंसर तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मैंने अर्थ की सरफेस के आसपास वाले का आंसर बताया ना, जहां हाइट का वैल्यू नेग्लिजिबल था, सैटेलाइट नियर अबाउट अर्थ सरफेस, अबे H ये 0, ये नियर अबाउट अर्थ सरफेस। बोलो इसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं, इसके लिए अगर मैं आपसे बोलूं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आज ही निकाला तुमने 8.1 था, अभी भी निकाला थोड़ी देर पहले, ये 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड बोले तो आएगा 84.6 मिनट, ऊपर रखो H बराबर 0, अबे H बराबर 0 रखो इसमें, 84.6 मिनट, ये कितना आएगा 2 पाई√R/G, आंसर आएगा 2 पाई√R/G। ये मैं पहले भी तुम्हें कई बार बोल चुका हूं, 3 क्वेश्चन तुम्हें बोल चुका हूं इसका,
ये 3 क्वेश्चन तुम्हें बोले थे 2π√r/g। कौन कौन से क्वेश्चन? कौन कौन से क्वेश्चन? इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम, उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√r/g। अर्थ के डायमीटर के अक्रॉस टनल बनाओ, उसमें किसी पार्टिकल को छोड़ दो, तो उसके एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2π√r/g। अर्थ का टाइम पीरियड जिस दिन इतना हो जाएगा 2π√r/g, तो इक्वेटर पे ग्रेविटी फ्री कंडीशन आ जाएगा। ये चौथा क्वेश्चन आज आ गया। अर्थ की सरफेस के आसपास कोई अगर सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है ना, तो उसका टाइम पीरियड होगा 84.6 मिनट। मतलब वो चक्कर कितने टाइम में लगा लेगा? डेढ़ घंटे से भी कम में चक्कर लगा लेगा। 1.4 समथिंग आएगा ये 1.4 आर 1.4 आर मतलब 1.5 घंटे से भी कम में चक्कर लगा लेगा। अगर कोई सैटेलाइट तुम अर्थ की सरफेस के पास में लॉन्च कर देते हो, तो वो 1.5 घंटे से भी कम में एक चक्कर पूरा कर लेगा। मेरी बात समझ रहे हो साहब? एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी मतलब जियो के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर। अबे अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर, अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई रेस्पेक्ट का वो कैसे हो सकता है? जितनी स्पीड से अर्थ घूमे उतने से घूमे, जिस डायरेक्शन में अर्थ घूमे उस डायरेक्शन में घूमे। मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर। मेरे सामने है, अब मैं घूम रहा हूं तो वो भी तो घूमना चाहिए ना, है ना? तभी तो मेरे सामने रहेगा, है ना? अब जितनी स्पीड से मैं घूमू उतनी स्पीड से वो घूमे। तो आपको पता है अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 घंटा। तो जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड भी इस फॉर्मूले में रखो 24 घंटा। ये 24 घंटे रख के सॉल्व करते हो ना, एच बराबर आता है 6 आर। एच बराबर कितना? मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कितनी हाइट पे लॉन्च करना पड़ेगा? कहीं भी लॉन्च करने से जियो स्टेशनरी बन जाएगा क्या? कहां लॉन्च करना पड़ेगा? 6 आर, है ना? और मैं बता दूं, अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, तो उसको भी घूमना पड़ेगा वेस्ट टू ईस्ट। समझ रहे हो, है ना? और इसको लॉन्च करते हैं इक्वेटर लाइन से। हमेशा कहां से लॉन्च करते हैं, है ना? हमेशा इक्वेटर के अलोंग घूमता है, हमेशा इक्वेटर के अलोंग घूमेगा, वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा। टाइम पीरियड 24 घंटे होगा, और जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 6 आर, है ना? ये जियो स्टेशनरी के बारे में बता रहा हूं। दूसरा सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसके लिए पहली चीज टाइम पीरियड 24 घंटे, दूसरी चीज हाइट होगी 6 आर, तीसरा चीज ये रोटेशन डायरेक्शन कहां होगा? रोटेशन डायरेक्शन होगा वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ की डायरेक्शन में ये होगा वेस्ट टू ईस्ट। और साथ में यहां पर मैं आपको बता दूं, ये कहां घूमेगा? इक्वेटर के अलोंग। ठीक है, ये इक्वेटर के चारों तरफ चक्कर लगाता है ऐसा, ये इक्वेटर लाइन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, इक्वेटर पे घूमता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर पे घूमते हैं, 6 आर हाइट पे होते हैं, टाइम पीरियड 24 घंटे होता है ना? रोटेशन डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, जितने कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो सब जियो स्टेशनरी है ना भाई? भाई ये जियो जियो आप देखते हो, जी टीवी, सोनी टीवी, ये सब सैटेलाइट चैनल। अरे टाटा स्काई, बिग टीवी, ये जो देखते हो तुम, अरे छतरी लगाते हैं ना घर में, सैटेलाइट चैनल देखते हैं। अबे लगाया कि नहीं लगाया? तो क्या वही देखते हो दूसरे वाले कट लगा के? अबे केबल कनेक्शन, केबल पे कट लगा के देखते हो? अच्छा, मोबाइल पे देख लेते हो? अच्छा, तुम ओटीटी वाले हो। ये जो ओटीटी है ना, ये भी सैटेलाइट चैनल्स ही है। ये जो ओटीटी तुम देख रहे हो, ये भी सब सैटेलाइट चैनल्स ही है ना? ये क्या है? मतलब ये सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। भाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब इंडिया का है ना, तो हमेशा इंडिया के सामने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर घूमते घूमते पाकिस्तान के सामने चला गया, है ना? जी टीवी उनको दिखा रहा है ना? बोले यहाँ से टेलीकास्ट हम कर रहे हैं, देख वो रहे हैं। हालांकि देखते हैं वो लोग, अपने चैनल देखते हैं। अरे वो लोग अपने, ये क्या आजकल तो अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद बैन वैन लगा दिया उन्होंने, अपन ने भी उनके बैन लगा दिए, है ना? पहले तो वो अपने ये जी टीवी पाकिस्तान में भी चलता था, जी टीवी इंडिया, जी टीवी पाकिस्तान, वो वहां चलता था जी टीवी, वो वहां वो लोग देखा करते थे। मतलब ये पंजाब वाले इलाके हैं ना जो पाकिस्तान के, पंजाब जो अपने अपने पंजाब से टच वाले हैं, है ना? हाँ, तो ये इन इलाकों में ये बड़े ये चैनल देखे जाते थे। मतलब खैर देखते थे वो लोग, भाषा तो वही है ना, हिंदी, बोलते तो यही सब कुछ है ना? अपन जो बोलते हैं वही वही बोलते हैं, मतलब थे तो यही के ना। अभी वो भाई, अभी क्या नाम है वहां से, अभी यूक्रेन से, उक्रेन से बच्चे आ रहे हैं ना, तो अपने पाकिस्तानी बच्चे भी वो इंडियन फ्लैग लगा लगा के आ रहे हैं। वो अपने अपने बच्चे मदद कर रहे हैं उनकी, आ जाओ तो आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, है ना? ठीक है, ऐसे तो मदद करनी चाहिए यार, है तो बेचारे पड़ोसी ना। इतनी मानवता तो होनी चाहिए।
अच्छा, कल वो अपनी मिसाइल गिर गई पाकिस्तान में और बोल रहे हैं गलती से गिर गई। अब ऐसे ही मिसाइल नहीं संभाल पा रहे, इतनी भरी पड़ी है, मतलब इतनी भर के रख रखी इंडिया ने कि मिसाइल नहीं संभाल पा रहे। मिसाइल जाके गिर गई वहां पे पाकिस्तान में अपनी इंडिया की एक मिसाइल गिर गई। हालांकि अपने अपने इंडियन मीडिया ने ज्यादा उठाया नहीं उसको, वरना इंडियन मीडिया तो ऐसा उठाता है कि वो रशिया ने अटैक ही कर दिया है ना। पुतिन को लगा यार ये तो कब से बोल रहे हैं अटैक करने वाला, मैंने तो किया ही नहीं, चलो कर ही देता हूँ, माहौल तो इन्होंने बना ही दिया है ना। चलो चलो आओ भाई। तो ये मैं सैटेलाइट एक और बता दूं, सैटेलाइट के बारे में कुछ बातें और कर लूं। सैटेलाइट देखो लॉन्च करना होता है ना, कोई भी अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उस सैटेलाइट के सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है ना, वो भैया अर्थ के सेंटर से गुजरना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं उसको ढंग से सुनना। क्या होता है साहब, ये अर्थ है, ये वाले जो सैटेलाइट है ना इनको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। ये वाले पोलर, जो जियो स्टेशनरी होते हैं ना वो इक्वेटर के अलोंग घूमते हैं, ये वाले होंगे जियो स्टेशनरी, समझ रहे हो भाई। अब ऐसे सैटेलाइट तो ये भी हो सकता है ना, ये मैं वो शक्तिमान का सिंबल नहीं बना रहा हूं, है ना, ये समझ रहे हो। ये क्या है, कोई भी सैटेलाइट तभी लॉन्च होगा जिसके सर्कुलर पाथ का सेंटर अर्थ के सेंटर से कॉन्साइड करेगा। जिसके सर्कुलर पाथ का सेंटर अर्थ के सेंटर से कॉन्साइड करेगा ना, वही सैटेलाइट उस ऑर्बिट में स्टेबल रहेगा। इसको बोलते हैं ग्रेट सर्किल, सेंटर को बोलते हैं बोले ग्रेट सर्किल, ग्रेट सेंटर। अगर तुम कहीं और लॉन्च करके आ गए, मान लिया तुमने बोला कि नहीं हम तो यहां लॉन्च करेंगे, हम तो यहां पे घुमाएंगे, अब तुम तो वहां छोड़ के आ जाओगे, लेकिन बेचारा गरीब वहां रह नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, सोचो। उस सैटेलाइट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा कि नहीं। इस mg का एक कंपोनेंट नीचे होगा और एक सेंटर की तरफ होगा। जो सेंटर की तरफ होगा वो तो घुमाता रहेगा, लेकिन ये वाला क्या करता रहेगा, नीचे लाता रहेगा। तो धीरे धीरे कहां जाएगा, नीचे। अगर सैटेलाइट के सर्कुलर पाथ का सेंटर इस अर्थ के सेंटर से कॉन्साइड नहीं करता है तो उस पाथ में कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। अगर आपको किसी सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो सेंटर कॉन्साइड करना चाहिए। देखो ये ऊपर कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, अरे बताओ, इन सबके सेंटर अर्थ के सेंटर से कॉन्साइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये वाले होते हैं साहब जियो स्टेशनरी, कम्युनिकेशन चैनल में काम आते हैं। ये वाले पोलर सैटेलाइट ये मौसम की जानकारी इकट्ठी करने के काम आते हैं। और ये वाले जो होते हैं ना ये सब जासूसी करने के काम आते हैं। अरे समझ रहे हो भाई, ये वाले इधर इधर वाले भाई अपने इंडिया पे नहीं घुमा रहे, अपन पाकिस्तान पे घुमा रहे हैं। वो तुमने वो परमाणु मूवी देखी हो, उसमें अमेरिका के सैटेलाइट थे, है ना, वो इंडिया में झांकते रहते थे। मतलब क्या झांकने की आदत लोगों की, तो खुद का घर संभालो, है ना। वो मतलब जासूसी, ये वाले होते हैं जासूसी वाले। जरूरी है आज के दुनिया में, ये भी जरूरी है। सब अपने ऊपर झांक रहे हैं आजकल। गूगल ने पूरी दुनिया को झांक मारा, मैप तक बना मारा झांक झांक के, और हम और उसको सपोर्ट करते हैं। वो अपन कहीं नई जगह जाते हैं तो अपने पर क्वेश्चन आ जाते हैं गूगल के कि भैया इस जगह पे क्या कुर्सी है कि नहीं है ना, वो चेयर मतलब अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गूगल पूछता है अपने से, और उसमें अपन देते हैं ना, वो अपने को पॉइंट देता है, इतने पॉइंट मिल गए तुम्हें। धीरे धीरे वो सैटेलाइट के थ्रू अपडेट करता जा रहा है। आने वाले टाइम में मतलब क्या होगा, घर एक कंट्रोल चैनल में बैठ करके सारा मामला होगा। ये तो अभी सेनाएं भेज रहा है रशिया, ये भेजने की जरूरत ही नहीं। अगर मारना होता पूरे उसको, उक्रेन को उड़ाना होता तो बैठे बैठे उड़ा सकते हो। तो मिसाइलें तो खूब इकट्ठी है, ऐसे उक्रेन को वैसे उड़ा देते। वो तो अब क्या बस, हाँ युद्ध है भाई, बड़ा बड़ा उनके पास खूब माल खर्च करना है। होता ना यार, ये लोग तो हथियार बेच बेच के सर्वाइव कर रहे हैं लोग तो। चलो आओ फिल्म वापस लौटो। तो मैं क्या बोल रहा था, सैटेलाइट के बारे में बता रहा था। ये अगर मैं आपको बोलता हूँ किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो सेंटर कॉन्साइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वाला सैटेलाइट स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट डाल लो, लिख लो एक। ये दोनों तो लिख लिए ना, अब ये दोनों लिख लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन से होते हैं, जियो स्टेशन। ठीक है, अच्छा मून भी अर्थ का सैटेलाइट है। अब मून का टाइम पीरियड होता है अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने का 27 डेज, उसको बोलते हैं लूनर मंथ, है ना। लूनर मंथ, एक लूनर मंथ का मतलब 27 दिन। हाँ, कौन किसके 27 दिन, मून के या अपने, मून के या अपने, हाँ अपने। मतलब क्या है, अपनी अपनी एक अर्थ अपनी एक सेल्फ एक्सेस पे घूमता है, इसको अपन एक दिन बोलते हैं। ये अपना एक दिन दूसरे का एक दिन बराबर हो, सेम नहीं है। अरे अपने अर्थ का एक दिन वो जुपिटर का एक दिन क्या बराबर होगा क्या। दो वो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक को रख दिया अर्थ पे, एक को रख दिया जुपिटर पे, है ना। अब अर्थ अपनी सेल्फ एक्सेस पर घूमती है साहब, एक अर्थ सन का चक्कर लगाती है एक साल में, और अपना एक साल वो जुपिटर के होते हैं 27 साल। जुपिटर जो चक्कर लगाता है ना सन के, वो कितने 27 साल में।
है ना। अब बताओ, मुझे बताओ, वो अपने यहाँ जिसकी एज 27 साल होगी, वहां उसकी एज कितनी होगी? 1 साल। कितनी होगी? है ना, दोनों दिखने में एक जैसे होंगे। वही जवान हो चुका होगा, 27 साल का जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा, है ना। लेकिन वो बोलेगा, उससे एज पूछो कितनी, बोलेगा अपने वाले से एज पूछो तो अपने वाला बोलेगा आधी जिंदगी गुजर गई, कुछ नहीं किया अभी तक, है ना। अरे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टाइम रिलेटिव क्वांटिटी है, टाइम भी कौन सी क्वांटिटी है? रिलेटिव। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पे आंसर क्या होता है? बदलता है। एक हमसे बात करते हैं अपन तो। चलो कुल मिला के ये बना लिया ना। अब मून के बारे में लिखना चाहो तो मून का टाइम पीरियड लिख लो, 1 लूनर मंथ, 27 डेज, अपने वाला दिन। मून भी अर्थ का सैटेलाइट है, ये अर्थ के सैटेलाइट क्या लिख रहे हैं ना अपन, तो ये अर्थ, मून भी अर्थ का सैटेलाइट है। मून के लिए अगर मैं बोलूं टाइम पीरियड्स, तो मून का टाइम पीरियड होता है 27 दिन, ये होता है 1 लूनर मंथ, 1 लूनर मंथ, है ना। अब इसमें रख करके हम क्या कर सकते हैं? इसमें रख करके हम हाइट निकाल सकते हैं, और मून की हाइट निकाल सकते हैं, कितनी हाइट पे होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, सब निकाल सकते हैं। मेरी बात पकड़ में आ रही है भाई? अच्छा, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलो, जियो स्टेशनरी की ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये होगा रूट जी एम अपॉन कितना? 7r। ये होगा रूट जी एम अपॉन 7r, यानी ये अगर मैं बोलूं तो 8.1 डिवाइड बाय रूट 7 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सॉल्व करोगे 1.3 समथिंग आएगा, है ना। ये रूट 7, ये रूट 7 लोगे ना, ये कितना आएगा? ये 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग कुछ, वो डिवाइड करोगे तो ये 2 से कम ही आएगा। अरे समझ रहे हो? तो कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें मैंने आपको दे दी। ये फोटो बना लिया, ये दोनों फोटो बना लिया, क्या बनाओ दोनों फोटो। सैटेलाइट लॉन्च करना, कहीं भी जाके छोड़ाओगे क्या? बोले हमने चक्कर लगाया और छोड़ दिया। अच्छा, एक थ्योरेटिकल पॉइंट और सुनो। ये क्या है? सैटेलाइट अगर घूम रहा है, ये एक स्टेबल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इससे अगर मैं एक चम्मच भी छोड़ता हूं ना, है ना, तुम्हारी छत पे आके नहीं गिरेगी, है ना। एक बोल्ट भी अलग होता है ना, वो भी सैटेलाइट बन जाएगा। एक सैटेलाइट जो स्टेबल हो चुका है, किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उससे एक बोल्ट भी अलग करोगे तो वो बोल्ट भी सैटेलाइट बन जाएगा। एक कील भी अलग होगा ना, वो कील भी क्या होगा? सैटेलाइट बन जाएगा। मतलब वहां तुम बैठ करके एक चम्मच छोड़ो कि भैया मेरे घर पे जाके गिरे, पता लग जाए घर वालों को कि मैं वहां पर चम्मच हिला रहा हूँ, है ना। तो भैया ये चम्मच भी क्या बन जाएगी? सैटेलाइट। मेरी बात समझ रहे हो? कारण क्या है? कारण क्या है? यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, तो चम्मच की वेलोसिटी भी v है ना। अरे जिस फ्रेम में रहते हो उस फ्रेम की जो वेलोसिटी होती है वही तो होती है ना। तो चम्मच छोड़ोगे तो उसकी वेलोसिटी v होगी तो सीधे सीधे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर लेगा, मतलब वो भी क्या बन जाएगा? सैटेलाइट बन जाएगा। मेरी बातें पकड़ में आ रही है? अच्छा, ये बना ली फोटो दोनों, नोट डाल लो। ये वाला होता है पोलर, ये लिखना चाहो तो ये पोल्स के अलोंग जो घूमता है ना, ये होता है पोलर सैटेलाइट। ये वाला होता है जियो स्टेशनरी, ये जियो स्टेशनरी। और बाकी सब होते हैं ये जासूसी वाले, समझ रहे हो ना। पोलर सैटेलाइट का हाइट, नहीं, वो तो हाइट पे डिपेंड करेगा ना, कहाँ लॉन्च करते हो, कहाँ पे लॉन्च करते हो। अपन एक साथ 100 लॉन्च करते हैं आजकल। अभी कुछ साल पहले नहीं 107 या 100 कुछ लॉन्च किए थे, 104 या 107 के, 103, मतलब अपन ने 100 रिकॉर्ड बनाया था, एक साथ इतने सारे लॉन्च करके आए थे अपन, है ना। तो उस समय क्या, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक फोटो छपा था, कार्टून। अपने उस कार्टून में फोटो दिखाया था अपने, वो होते हैं ना टेम्पो होते हैं अपने, टेम्पो नहीं चलते, टेम्पो के ऊपर दूध वालों की साइकिलें, साइकिल साइकिल साइकिल, और उस पर चरे, और है ना, दुनिया को दिखा रहे थे कि भैया हम इतना लोड लेने वाले लोग हैं। दुनिया आश्चर्य कर रही है कि हम 103 लॉन्च कर दिए। उनको दुनिया को फोटो दिखा रहे थे, देखो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे काम होता है। बोले हम हमेशा हम लोड में रहने के आदी है। एक टेम्पो टेम्पो के ऊपर नहीं होता ना कि गाँव में जाते हैं तो साइकिलें लाद देते हैं, साइकिलें इस तरफ भी पीछे भी इधर भी, टेम्पो पे चारों तरफ साइकिलें साइकिलें, इधर 4-5 साइकिलें, इधर 4-5 पीछे, और दूध के चरे, और है ना, पूरा ओवरलोडेड करके चलते हैं ना अपने। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कार्टून छपा था कि दुनिया आश्चर्य कर रही है कि हम 103 लॉन्च कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि हमें तो लोड लेने की आदत है। हाँ, नहीं हमेशा रहते हैं अपन ओवरलोडेड। आ जाओ, नोट लिख लो, इसमें लिख लो भाई, लिख लो। इफ
center of circular path, if center of circular path of satellite, center of circular path of satellite, center of circular path of satellite coincide with center of earth, coincide with center of earth, coincide with center of earth, then satellite is stable in a circular path. Satellite is stable in a circular path. In a circular path. Satellite is stable in circular path, and that circle is called great circle. And that circle is called great circle. Great circle. ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो. If particle is dropped from satellite, if particle is dropped from satellite, then it also becomes satellite, and rotate in same circular orbit, मतलब एक बोल्ट भी अलग होगा तो सैटेलाइट बनेगा, एक चम्मच भी छोड़ोगे तुम्हारी छत पे आके नहीं गिरेगी, वो भी उसी ऑर्बिट में लॉन्च हो जाएगी. अब ये आजकल ऐसा कचरा बहुत इकट्ठा हो रहा है ऊपर, कचरे की चिंता की जा रही है ना, कि यार कचरा बहुत इकट्ठा हो चुका है ऊपर. अच्छा, इसके लिए भी वो आजकल मिसाइलें हैं. अभी बीच में इंडिया ने भी टेस्टिंग करी थी, यहीं से ऊपर के एक सैटेलाइट को मार के गिराया था अपन ने, है ना. गिराया था तो दुनिया वाले बोलने लग गए थे कि तुमने कचरा कर दिया वहां पर, और ये कचरा आगे भविष्य में किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाएगा. आगे भी यार सब घूमने लग गए ना, सब सैटेलाइट बन गए. कचरा मलबा नीचे तो गिरा नहीं, मलबा अच्छा नीचे कब गिर सकता है मलबा, ऊपर सैटेलाइट है, घूमते घूमते उसको रोक दो. 2 सैटेलाइट घूम रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में आके टकराए, अगर टकराने से उनकी वेलोसिटी कम हो जाए तो सर्कुलर पार्ट का ऑर्बिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और टकराने से रुक गए तो फिर तो अर्थ के पास आके गिरेंगे, क्योंकि रुक गए तो उनके पास सेंट्रीपिटल फोर्स ही खत्म हो गया ना. अरे वो जो सेंट्रीफ्यूगल था वो खत्म हो गया तो ग्रेविटेशनल क्या होगा, खींच लेगा. चलो 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन जवाब दो. एक सैटेलाइट घूम रहा है, घूमते घूमते मैंने उसको रोक दिया, क्या होगा उसके साथ, वो अर्थ की तरफ गिर जाएगा अगर वेलोसिटी खत्म कर दी. मैं बोल रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म कर दिया मैंने, अब क्या होगा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा. समझ रहे हो भाई. हाँ, ये तो सर्कुलर मोशन में बताया था मैंने. सेंट्रीपिटल खत्म तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा, और वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है. मतलब अर्थ सन के चक्कर लगा रही है, चक्कर लगाते लगाते सन ने बोला कि नहीं बस बहुत अट्रैक्शन कर लिया मैंने, अब नहीं दूंगा अट्रैक्शन. सन का अट्रैक्शन खत्म हो जाए, क्या होगा, अर्थ फिर टेंजेंशियल भाग जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में. सेंट्रीपिटल खत्म तो कहां जाएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में. मडगार्ड, अरे मडगार्ड बताया था ना मैंने, सर्कुलर पहिए के ऊपर मडगार्ड क्यों लगाते हैं, मड के पार्टिकल साइकिल के पहिए के साथ घूमते रहते हैं, जिस दिन अलग होते हैं टेंजेंशियल जाते हैं.